समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, समकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा दीजिएगा जब दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्र बिंदु उभयनिष्ठ हों, यानी एक ही जगह पर हो। जैसे इस आकृति में दिख रहे हैं, तो इस आकृति में बनाए हुए तीनों के तीनों वृत्त क्या है? समकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वृत्त की त्रिज्या जानेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है और उसको छोटा आर लेटर से निरूपित करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या दोगे? तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा भी बिल्कुल आसान है। वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा दोगे, है ना, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी वृत्त के केंद्र से। जैसे ये वृत्त का केंद्र O है, केंद्र के विषय में जानकारी दे चुके, तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु, मान के चलिए ये वो आपका वृत्त का परिधि है, उस परिधि पर स्थित एक बिंदु है के बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली सरल रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं या फिर रेडियस कहते हैं, और इसको हम लोग आर लेटर से निरूपित करते हैं। आप ध्यान दोगे वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हैं? तो वृत्त की परिधि पर आप देखेंगे असंख्य बिंदुएं हो सकती है। तो असंख्य बिंदु में से किसी भी बिंदु को आप जोड़ देंगे तो इनसे आपको एक सरल रेखाखंड मिल जाएगा, और सरल रेखाखंड के ही बहाने आपको वृत्त की त्रिज्या मिलने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने सारे देख रहे हैं, के देखिए, एल देखिए, एम देखिए, एन देखिए, तो यहाँ पर ओ के, ओ एल, ओ एम, ओ एन और भी नाम दे सकते हो। ये सब के सब क्या है? इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस है। हम लोग को जानना चाहिए एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं होती है? तो एक वृत्त में अधिक से अधिक असंख्य त्रिज्याएं हो सकती है। असंख्य त्रिज्याएं क्यों है? तो याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं तो एक त्रिज्या मिलती है, अगर दूसरे बिंदु से जोड़ते तो दूसरी त्रिज्या मिलेगी, तीसरे बिंदु से जोड़ते तो तीसरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो बताइए वृत्त की परिधि पर जितने सारे बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से जोड़ते जाएं तो एक एक त्रिज्याएं मिलती जाएगी। तो वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हैं आप सभी जानते होंगे, असंख्य बिंदु हैं। तो असंख्य बिंदुओं से अगर वृत्त के केंद्र को जोड़ते जाएं तो असंख्य त्रिज्याएं हमें प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। अब हम लोग को जानना चाहिए एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो माप में क्या होती है? तो एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो माप में हमेशा और हमेशा समान माप की ही होती है। यानी इस आकृति में ओ के त्रिज्या की माप और ओ एल त्रिज्या की माप, ओ एम त्रिज्या की माप और ओ एन त्रिज्या की माप में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं होगी, कोई आपस में एक ही समान माप के होंगे। रही बात कि अगर हम लोग अलग अलग वृत्त ले लेंगे तो अलग अलग वृत्तों की अगर बात करोगे तो अलग अलग वृत्तों की त्रिज्याएं समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ये नहीं होगी कि हरदम असमान होगी, कभी कभी वो समान भी होती है। जैसे दोनों अगर एक ही समान आकार के वृत्त हो गए तो दोनों की त्रिज्याएं आपको क्या मिल जाएगी? समान समान। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि वृत्तों के आकार अगर कम बेसी हो जाए, छोटे बड़े हो जाए, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी? उनकी त्रिज्याएं असमान हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग वृत्त की त्रिज्या के विषय में। अब जानिए वृत्त के जीवा के विषय में। क्या है वृत्त की जीवा? तो जीवा के विषय में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा को कैसे परिभाषित करोगे? तो कोई एक वृत्त ले लीजिए, तो वृत्त की जो परिधि देख रहे हो तो उस परिधि पर तो असंख्य बिंदुएं होगी ना, तो उन असंख्य बिंदुओं में से आप क्या करेंगे? कोई दो बिंदु यहां पर ले लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर इस वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुएं जो है ना वो आपका Q और R के रूप में। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। यह नहीं है कि इनमें से कोई भी बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में रहे कि वृत्त के बहिर्भाग में रहे, होना चाहिए दोनों के दोनों बिंदु वृत्त के कहां? परिधि पर होना चाहिए। तो वृत्त के परिधि पर स्थित है कोई दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सरल रेखाखंड होती है, सीधी रेखाखंड, इस सीधी रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवा के रूप में क्यू आर या फिर रेखाखंड को आर क्यू भी पढ़ सकते हो। रेखाखंड दोनों ओर से पढ़े जाते हैं, यानी क्यू आर भी पढ़ सकते हो, आर क्यू भी पढ़ सकते हो। तो क्यू आर या आर क्यू इस वृत्त की एक जीवा हो गई।
अब आप कहेंगे तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है इसकी कल्पना आप लोग खुद कर सकते हो। बताइए, यहाँ पर तो और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए सी बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर बी बिंदु है। दोनों बिंदु कहाँ है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इनको जोड़ने वाली जो सरल रेखाखंड होगी वो भी तो वृत्त की एक जीवा कहलाएगी। तो जैसे इस आकृति में क्यूआर एक जीवा है, उस तरह से बीसी भी इसकी दूसरी जीवा है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जो है तो सी और आर भी तो वृत्त की परिधि पर स्थित है। बिल्कुल है, तो उनको जोड़ेंगे तो क्या हमको एक जीवा प्राप्त हो जाएगी सी आर या आर सी के रूप में? बिल्कुल होगी। अब कोई कह देंगे क्यू बिंदु और सी बिंदु ये भी तो परिधि पर स्थित दो बिंदु है। बिल्कुल है, तो उनको जोड़ेंगे तो क्या हमको एक जीवा प्राप्त होगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, और उस जीवा का नाम जो होगा वो क्यू सी या सी क्यू हो जाएगा। इस तरह से कोई क्यू और बी को जोड़कर भी एक जीवा प्राप्त कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? तो एक वृत्त में आप गिन सकते हैं असंख्य जीवाएं होती है। असंख्य जीवाएं क्यों होती है? मन में ये सवाल पैदा होगा। इस कारण, क्योंकि ध्यान दीजिए, कोई भी एक जीवा जो हम लोग बनाते हैं या खींचते हैं, तो वृत्त की जो जीवा होती है वो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को हम लोग एक जोड़ी बिंदु भी कर सकते हैं। एक जोड़ी बिंदुओं या दो बिंदु को परस्पर या एक दूसरे से जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो यानी वृत्त की परिधि पर स्थित है एक जोड़ी बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जीवा खींच सकते हैं। तो एक जोड़ी बिंदु से यदि एक जीवा खींच सकते हैं तो आप गिन कर बता सकते हो वृत्त की परिधि पर कुल मिलाकर कितनी जोड़ी बिंदुएं होती है? तो असंख्य जोड़ी बिंदुएं होती है। तो याद रखिएगा, असंख्य जोड़ी यदि बिंदुएं हो तो उनसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। तो इस तरह से एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? असंख्य जीवाएं होती है। कितनी जीवाएं होती है? असंख्य जीवाएं होती है। एक वृत्त की कितनी जीवाएं होती है? असंख्य जीवाएं होती है। अब हम लोग जीवाओं की बात करेंगे तो जीवाओं की लंबाई की चर्चा होगी। तो ध्यान रखोगे, एक वृत्त की जीवा की लंबाई के विषय में हम क्या कह सकते हैं? तो जीवा की लंबाई में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वृत्त की जीवाएं जो होती है वो आपस में समान भी हो सकती है और आपस में असमान माप की भी हो सकती है। कर समान माप की कैसे होगी? समान माप की इस वजह से हो जाएगी यदि ये दोनों बिंदुएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ Q से लेकर R की दूरी, Q से लेकर R की दूरी यदि 8 सेंटीमीटर है और C से लेकर M की दूरी ये भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो उस स्थिति में एक वृत्त की दोनों जीवाएं यहाँ पर क्या हो गई? समान हो गई, समान हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं लगा लीजिएगा कि एक वृत्त की सभी जीवाएं समान में आपकी ही होगी। कभी कभी वे छोटी बड़ी भी हो सकती है। जैसे CM या MC जीवा की माप यदि 8 सेंटीमीटर है तो जरूरी नहीं है कि CR या RC जीवा भी 8 सेंटीमीटर लंबी हो, वो उससे छोटी भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। समझ पाए? तो इस तरह से हम लोग जीवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग वृत्त के व्यास की जानकारी हासिल करेंगे। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त के व्यास के बारे में ये जानकारी हम लोग के पास होना चाहिए कि वृत्त का व्यास जो है वो जीवा से परिभाषित किया जा सकता है। तो वृत्त का व्यास की परिभाषा क्या होगी? तो देखोगे, एक वृत्त में तो असंख्य जीवाएं हम लोग खींच सकते हैं ना। तो एक वृत्त में असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है, लेकिन उनमें से वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। याद रखिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा है उसे आप वृत्त का व्यास कह सकते हो, डायमीटर कह सकते हो, और उसको हम लोग छोटे d लेटर से निरूपित करते हैं। D फॉर डायमीटर होता है। ठीक है ना।